वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो एक क्वेश्चन पेपर यानी कि एक सैम्पल पेपर जारी किया गया है बच्चों के लिए, जो कि आपके टर्म 1 के जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे नवंबर के अंदर, उसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने एक सैम्पल पेपर जारी किया है। जिस सैम्पल पेपर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके टर्म फर्स्ट के जो एग्ज़ाम जो आपके होंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर के ज़रिए आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी मार्किंग स्कीम्स क्या रहने वाली है और किस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो अपनी आज की वीडियो है ये है क्लास 12 के बच्चों के लिए, जिनका सेशन 2021 और 2022 है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जारी किया है, इसमें आपके इकोनॉमिक्स के 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो तीनों सेक्शंस को एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं 3 वीडियोस को अलग अलग बनाऊंगी। इस वीडियो के अंदर हम केवल बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें हम बात करेंगे सेक्शन बी, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ये देखिए कि जो आपका ये एग्ज़ाम होगा ये आपका 40 मार्क्स का होगा। जो आपका टाइम होगा यानी कि 90 मिनट्स में आपको जो एग्ज़ाम है आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे इस एग्ज़ाम को करने के लिए। आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस जो होंगे हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। ये जो पेपर है वो आपका 3 सेक्शंस में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा उसमें 24 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको ओनली 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। जो आपको अच्छे से आते हैं आप वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिएगा। इसी तरह से सेक्शन बी के अंदर भी आपसे 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसमें भी आपको ओनली 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। 20 क्वेश्चंस वो आप अटैम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आते हैं। इसी तरह से सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको 10 क्वेश्चंस उसमें से अटैम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो इक्वल मार्क्स के होंगे, और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेक्शन ए की। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, यानी कि उनका ऑब्जेक्टिव कौन सा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये किसको, मतलब ये किसके रिगार्डिंग ये बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सेकंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द कंट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक। कहते हैं वो कौन सा बैंक है जो जनरल पब्लिक के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम अंडर करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन्स। कहते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें कौन सा इनविजिबल आइटम्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, मर्केंटाइज लिंक्ड ट्रांजेक्शन्स। एक बात आप स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, इसने कहा है कि एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको नहीं वाला ऑप्शन इसके अंदर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ के अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब आपको इसमें क्या बताना है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको दोनों को पहले पढ़ना है। फिर आपको ये बताना है कि क्या पहले आप पढ़ोगे स्टेटमेंट 1, फिर आप देखोगे कि क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू है। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है अपनी, फिर आप देखोगे कि स्टेटमेंट सेकंड पढ़ोगे कि स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है। तो स्टेटमेंट 1 कहता है, डीमोनेटाइजेशन वॉज द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि स्टेटमेंट 1 कहती है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो
डीमोनेटाइजेशन का स्टेप उठाया गया था, उसका मेन जो फोकस था वो यही था कि जो करप्शन की प्रॉब्लम है, ब्लैक मनी है, जो टेररिज्म है या जो फेक करेंसी है, उसको टैकल करना, यानी कि उसको पकड़ना, उसकी जड़ को पकड़ना, उसको ख़त्म करना इकोनॉमी के अंदर से। स्टेटमेंट 2 कहती है डीमोनेटाइजेशन हैज़ एंश्योर्ड इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लाइंस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और डीमोनेटाइजेशन जो है ये एक तरह से टैक्स का जो कॉम्प्लाइंस है इंडिया के अंदर उसको भी इम्प्रूव करता है। तो अब आपने क्या देखा कि स्टेटमेंट 1 भी हमारी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट अपनी ट्रू हैं। जो ये अपनी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के जो क्वेश्चंस हैं, इसकी वीडियोस भी मैं आपके लिए और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी कि किस किस तरह से इन क्वेश्चंस को एग्जाम में अटैम्प्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 6th। मिस साक्षी इज एन इकोनॉमिक्स टीचर, मिस साक्षी इकोनॉमिक टीचर है, was explaining the minimum percentage of total deposit to be kept by commercial bank with the central bank of the country as per norms and statute prevailing in the country। कहते हैं इकोनॉमिक्स की टीचर है मिस साक्षी, वो एक्सप्लेन करती है मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट के कंसेप्ट को कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इस तरह से। तो ये कह रहे हैं ये कौन सा रेशियो, ये किसको दिखाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशियो। ये किसको दिखाता है, क्योंकि मिनिमम जो है अपने पास बैंक अपने पास रखता है टोटल डिपॉजिट का, तो मिनिमम अपने पास रखता है तो वो क्या होता है, वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 7। टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम। दो फ्रेंड्स हैं मीरा एंड सिंधु, एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर ही डिस्कस कर रही हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम ये है, या किसके ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है। तो पहले पढ़ें कि वो क्या डिस्कशन कर रही हैं। वो कहती है कि अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट जो होती है वो डिटरमाइन होती है डिमांड और सप्लाई के द्वारा। हाउएवर डेलिब्रेट एफर्ट्स आर मेड बाय कॉम्पिटेंस अथॉरिटी टू कीप द एक्सचेंज रेट विद अ स्पेसिफिक रेंज। तो ये कौन सा है अपना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये अपने पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 8, ये वही क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला। स्टेटमेंट 1 कहती है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कोलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। के पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पब्लिक के द्वारा मिलकर कंज्यूम किए जाते हैं। और स्टेटमेंट 2 कहती है कि पब्लिक गुड्स आर एग्जीक्यूटेबल एंड रेलिवेंस इन नेचर। और पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल होते हैं और रिवेलियस होते हैं नेचर में। तो आप ये देखिए स्टेटमेंट 1 अपनी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 अपनी फॉल्स है, क्योंकि पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो इनएग्जीक्यूटेबल होते हैं और अपने नॉन रिवल होते हैं नेचर में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको आराम से पेपर, पहले आपको दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है, फिर आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। आइए क्वेश्चन 9 पे, अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन द टू कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स कैन क्लासीफाई ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर डैश एंड डैश। कहते हैं कौन से दो अकाउंट्स की बात की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि करंट अकाउंट की बात की जाती है और कैपिटल अकाउंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 10th, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, टू इशू कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। कॉइन्स को इशू करना और 1 रुपये के नोट को इशू करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कौन से 5 ईयर प्लान में की गई है, तो कौन से प्लान में की गई थी, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 12, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि वर्कफोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी के। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 13, डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर कंजप्शन रिक्वायरमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 14, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन है ये भी। स्टेटमेंट 1 कहती है कि पॉवर्टी लाइन इन इंडिया रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन अ डे। और स्टेटमेंट 2 कहता है कि द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन अ मॉनेटरी टर्म्स हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 अपनी ट्रू है जबकि स्टेटमेंट 2 अपनी फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन है ये भी। स्टेटमेंट 1 कहती है इंडिया इज़ द कॉल्ड द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, कि जो इंडिया है वो आउटसोर्सिंग हब है वर्ल्ड का, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है किया जाता है। स्टेटमेंट 2 कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन बाय इंडिविजुअल एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। कहता है कि इंडिया के अंदर मैन पावर जो है वो स्किल्ड मैन पावर जो है वो अवेलेबल होती है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो अपना प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी हमें बहुत कुछ अचीव करने को मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट अपनी ट्रू हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 16, बिफोर द एडवांट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 इंडिया वाज द प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन। कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो इंडिया था वो किसके ऊपर डिपेंड था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, यूएसए। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आपको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है। फर्स्ट देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा होना, नहीं। ट्रेड सरप्लस, एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ऑप्शन सी। करंट ट्रांसफ़र टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव आइटम्स इन बीओपी, या ऑप्शन डी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी का फोर्थ जो है अपना ये सही है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 18, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेट अप इन 1982 एज द डैश। जो ये बैंक सेट किया गया था, ये किस मतलब कौन सी बॉडी है जो इसको कोऑर्डिनेट करती है इस एक्टिविटी को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्स। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 19, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ विद कोवैक्सीन या कोविशील्ड विदाउट एनी चार्ज। तो इसका मतलब इसको किस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, तो इसका आएगा ऑप्शन सी, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट का, ठीक है, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर जो सबके लिए क्या था, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 20, डैश इज़ नॉट अ रीज़न फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी का कौन सा रीज़न नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, राइज इन पर कैपिटल जीडीपी, यानी कि पर कैपिटल जीडीपी का राइज होना इंडिया में पॉवर्टी का कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 21, इन हाइपोथेटिक इकोनॉमी मिस्टर नीरज हैज़ डिपॉजिट 100 रुपीज़ इन द बैंक, इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो अदर करेंसी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। तो टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, कहता है कि हाइपोथेटिकली जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो मिस्टर नीरज जो हैं वो 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करते हैं और वो ये अज्यूम करते हैं कि जो उनकी करेंसी है वो इकोनॉमी के अंदर कोई सर्कुलेशन नहीं होगा, मतलब उनकी करेंसी का इकोनॉमी में कोई सर्कुलेशन नहीं होगा। तो कहता है कि बताओ टोटल मनी सप्लाई क्या होगी, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी, 100 रुपीज़ ही होगी, क्योंकि कोई मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो जितना उन्होंने डिपॉजिट किया है तो मनी सप्लाई भी कितनी होगी, उतनी ही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ विटनेस्ड ए कंसिडरेबल फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रीज़न ऑफ फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसमें से इन्फेंट मोर्टेलिटी के फॉल होने का रीज़न कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर्स, यानी कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पॉपुलेशन का उनका कम हो जाना, ये फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी का रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 23, स्टेटमेंट 1, सब्सिडीज़ डू नॉट एड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। जो सब्सिडीज़ हैं वो नेशन की फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई बर्डन का काम नहीं करती, ये बात तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 कहता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़ एनी वोलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कहते हैं कि अगर सब्सिडीज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाए तो एक तरह से ये एम है, एक तरह से ये वोलेट करेगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के एम को, तो ये बात अपनी गलत है। तो आप ये देखिए, तो अपनी ये बात तो बिल्कुल राइट है कि जब हम सब्सिडीज़ को रिमूव करेंगे, कंप्लीट रिमूवलेशन करेंगे, तो ये तो एक तरह का वोलेट करेगा, मतलब वोलेट करेगा वो एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, तो ये बात अपनी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। जबकि फर्स्ट जो अपना स्टेटमेंट है कि सब्सिडीज़ का जो फाइनेंशियल हेल्थ है नेशन की उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, बर्डन तो पड़ेगा जब सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देगी तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर तो बर्डन डेफिनेटली पड़ेगा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 अपना फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 अपना ट्रू है।
नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 24, Failure to India independence, the stagnation in the agriculture sector was mainly caused by। कहते हैं जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो जो स्टैग्नेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो मेनली किसको कोज करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया था इकोनॉमिक्स का, उसका सेक्शन ए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन बी के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में अपने नए सेक्शन के साथ। थैंक यू।